हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं बायोदेवी हिंकल मैम के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। कौन सा टॉपिक है? सेल साइकिल। अब देखिए सेल साइकिल में एग्जैक्टली होता क्या है। सेल जो होती है वो खुद को क्या करती है? डिवाइड करती है। जैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है, एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आप इसे समझ सकते हो कि सेल भी खुद को क्या कर रही है? एक तरह से रिप्रोड्यूस कर रही है। मीन्स खुद के जैसे जैसे एक और सेल बना रही है। अगर सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन के अंदर क्या हो रहा है? एक सेल से दो सेल या एक सेल बन रही है, या तो उसका न्यूक्लियर कंटेंट हाफ हो रहा है या उसका न्यूक्लियर कंटेंट सिमिलर रह रहा है। इस बिहाफ पे सेल को साइकिल को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि सेल जो साइकिल जब होता है तो इसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। ये काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। ओके। जब भी सेल बनती है तो विर्चो करके एक साइंटिस्ट के बारे में आपने सुना था। विर्चो ने क्या कहा था? ईच सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले जो सेल थी उसके बाद में उसी से वो नेक्स्ट सेल जनरेट हुई है। तो ऐसा विर्चो ने कहा था। उसी की बात पे अपन चलते हैं। एक श्लिचर करके एक साइंटिस्ट थे और यहाँ पे थे एक व्हाइटमैन। व्हाइटमैन ने कहा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और श्लिचर ने कहा कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है। अब देखिए अगर सेल डिवीजन की बात करें, अगर आपको डिफाइन करने का कह दे कोई भी कि सेल डिवीजन एग्जैक्टली क्या होता है, तो सेल डिवीजन को आप ऐसा बता सकते हैं कि वो सारे इवेंट्स जिसमें एक न्यूक्लियस से वापस नेक्स्ट न्यूक्लियस बनने तक की प्रोसेस आ जाए। मतलब ये एक सेल है और इसने ये दो सेल बना दी, मतलब ये सारी प्रोसेस यानी द डिवीजन ऑफ वन न्यूक्लियस टू द नेक्स्ट जनरेशन, वहां तक के जो सारे इवेंट हो रहे हैं या मींस नेक्स्ट सेल बनने तक के जो इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे कहां आ जाएंगे? सेल डिवीजन में आ जाएंगे या सेल साइकिल में आ जाएंगे। फिर अगर जैसे जैसे टाइम गया तो वहां पे कुछ और साइंटिस्ट आए। दो साइंटिस्ट का नाम मैं आपको बताती हूँ। एक थे हॉवर्ड और एक थे पैले। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो सेल डिवीजन होता है उसे करीबन 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। अब उन्होंने कैसे डिवाइड किया था? देखिए ये मान लीजिए पूरा सेल साइकिल हो रहा है। ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि एक होता है G1 फेज। कौन सा फेज होता है? G1 फेज, जिसे आप ग्रोथ फेज भी कह सकते हो। और ये ग्रोथ फेज जो होता है नियर अबाउट 30 to 50% ऑफ टोटल सेल पार्ट, मतलब नियर अबाउट इतना हो जाएगा। ये वेरी करता है अलग अलग सेल्स में। ह्यूमन सेल में अलग होगा, दूसरे एनिमल सेल में अलग होगा, तो इसलिए एग्जैक्ट फिगर मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। एक होता है एस फेज, जिसे सिंथेटिक फेज कहा जाता है या सिंथेसिस फेज कह सकते हो। एक होता है G2 और एक होता है एम फेज। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला? हॉवर्ड एंड पेले ने कि सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज या 4 टाइप्स, मतलब 4 में आप लोगों को डिवाइड कर सकते हो। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट फेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा G1 फेज, सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस फेज और थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा G2 फेज। और ये भी जो होता है ये नियर अबाउट 35 से 45% कैरी करता है और ये 10 से 20% तक, बस बिल्कुल इतना ही। मतलब इसको डिवाइड करो, रिमेनिंग जो हो जाएगा एम में हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ये चारों को डिवाइड किया था। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ सेल्स जो होती है वो आगे प्रोसीड करती ही नहीं है, यानी वो G1 से आगे बढ़ ही नहीं रही होती है और G1 से आगे अगर थोड़ा बहुत बढ़ती भी है तो वो आगे जाके एम फेज में एंटर नहीं करती है। तो ऐसी सेल्स कौन सी होती है? सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अपन कहें तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं। और स्केलेटल मसल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो वो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं एंटायर लाइफ कौन सी सिचुएशन में रहते हैं? इंटरफेज में ही रहते हैं। मींस ये रिप्रोड्यूस करके नई सेल को नहीं बनाते हैं। तो ऐसी सेल्स जो मतलब डिवाइड नहीं कर रही है और इंटरफेज में ही बनी रह रही है, तो वो फेज को उनको किसमें डाल दिया जाता है? G0 फेज में, या इन्हें अरेस्टेड सेल्स भी कहते हैं। अब कई बार एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि
following cells present in the resting phase या arresting phase या G0 stage, which cells are present in G0 stage. तो G0 stage जब भी नाम आता है तो आपको न्यूरॉन का या स्केलेटल मसल्स का एग्जांपल दे देना है. अब अगर अपन बात करें इसमें इंटरफेस को अगर थोड़ा और डिटेल में स्टडी करें तो इंटरफेस में एग्जैक्टली होता क्या क्या है. सबसे पहले अगर आप इंटरफेस को देखते हो तो यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनका फर्स्ट मैं इनको कैटेगराइज करके आपको समझा देती हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए अपन चलते हैं सबसे पहले इंटरफेस. जो इंटरफेस होता है इसको फर्स्ट में अपन करें तो G1 की स्टडी करते हैं. G1 फेज या इसको गैप फेज या ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं. सेकेंड वाला जो हो जाएगा वो S फेज और थर्ड जो हो जाता है वो हो जाता है G2 फेज. अब देखिए जब भी जो सेल होती है G1 फेज में होती है तो वहां पर क्या क्या होता है. यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ RRNA बनता है, सिंथेसिस ऑफ RRNA या सिंथेसिस ऑफ RNA भी कह सकते हो. यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ RNA. और यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी होता है, जैसे ट्यूबुलिन वगैरह जो है ना वो यहाँ पर बनते हैं. यहाँ जो सेल है वो खुद को मेटाबॉलिकली प्रिपेयर करती है, मेटाबॉलिकली प्रिपेयर. यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं जिनको कहाँ चाहिएगा, वो एंजाइम रिक्वायर फॉर रेप्लिकेशन, वो भी कहाँ बनेंगे, G1 फेज में बनते हैं. अब आप जब भी सेल्स डिवीजन की बात करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि S फेज जो होती है ये सिंथेटिक फेज इसलिए कही जाती है क्योंकि होल एंड सोल जब भी आपको S फेज आता है यहाँ पे आपको एक ही शब्द याद रखना है, यहाँ पर DNA का क्या होता है, रेप्लिकेशन. क्या होता है, इसको आप गार्ड बांध लीजिए बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, तो वहां पर आपको एस फेज डालना है. अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले आरएनए इसीलिए आपको बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं डीएनए के साथ साथ आरएनए को भी रिमाइंड करते हैं डीएनए आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द एस फेज. ऐसा नहीं होता है. ये आरएनए कहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे. आरएनए यहाँ पर भी बनते हैं, यहाँ पर भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. और ये डीएनए का रेप्लिकेशन के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बनती है यहाँ पर, हिस्टोन प्रोटीन. और इस हिस्टोन प्रोटीन के बनने का रीजन सिर्फ इतना है कि न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे, क्योंकि जो डीएनए होता है ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ राउंड होकर रहता है. यानी सोलेनॉइड मॉडल की अगर अपन बात करें या न्यूक्लियोसोम की बात करें तो वहां पर क्या होता है, डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल करके रहता है. इसलिए यहाँ पर किसकी जरूरत होती है, हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होती है. इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा. अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, ये कहाँ चाहिए थे, इस रेप्लिकेशन में चाहिए थे, इसलिए ये सब कहाँ बने, यहाँ बने. अब यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन भी बनती है. ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हो जाएगी, भाई कहाँ रोकना है, कहाँ चलाना है रेप्लिकेशन को, तो ये सब डिटरमाइन करने के लिए भी तो प्रोटीन होती है. तो उसका सिंथेसिस भी कहाँ पे हो जाएगा, G1 फेज में. तो G1 फेज जो होती है इसीलिए इतनी बड़ी होती है कि यहाँ पर नियर अबाउट इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है. और यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन काम आपका रेप्लिकेशन. हमेशा 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 आपको ये याद रखना है कि एस फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कॉज द डीएनए रेप्लिकेशंस. अब जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, यहाँ गैप फेज की बात हो गई. अब आगे चलते हैं. अब डीएनए बन गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डीएनए का कंटेंट डबल हो गया. G2 में जब आते हैं तो यहाँ पे भी आरएनए और प्रोटीन बन रही होती है जो आगे सेल को मेटाबॉलिकली ग्रो कराने में हेल्प करती है. वो आगे यहाँ पर बनते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी इजी गोइंग होती है. इसलिए अब यहाँ पर कितना परसेंट होती है, सिर्फ 10 से 20% ही G2 फेज होती है. इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज ऑफ इंटरफेज भी कहा जाता है. क्या कहते हैं इसे, रेस्टिंग फेज ऑफ इंटरफेज. अब ये जो मैं लिख रही हूँ शब्द, इनों पर ही क्वेश्चन आता है एग्जामों में कि रेस्टिंग फेज ऑफ इंटरफेज कौन सी होती है, तो हम लिख देते हैं G1 फेज, लेकिन गलत. रेस्टिंग फेज ऑफ इंटरफेज कौन सी हो जाएगी, G2 फेज हो जाएगी. डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा, S फेज में होगा. अब यहाँ पर
जब आरएनए बन रहा है तो आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियोलस जो होती है ये यहाँ पर एनलार्ज जाती है, इसका जो कंटेंट है वो बढ़ रहा है ना, क्योंकि न्यूक्लियोलस जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोलस जो होती है वो प्रोफेज के टाइम अपीयर होती है और उसके अंदर आरएनएस बनते हैं। तो यहाँ पर तीनों टाइप की जो आरएनएस है वो यहाँ बन जाएंगे। तो इस तरीके से इंटरफेस कंप्लीट होती है। जब इंटरफेस की बात करते हैं तो हम न्यूक्लियोलस के बारे में भी ये ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर आरएनएस बनते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इंटरफेस के अंदर अगर कंपाइंड फॉर्म में, अगर मैं इसको एकदम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको कुछ बताना चाहूं तो क्या क्या होता है यहाँ पे देखिए। जो न्यूक्लियर एनवलप है वो कैसा रहता है, इंटैक्ट, कैसा रह जाएगा, इंटैक्ट। अब एनवलप इंटैक्ट है और डीएनए का कंटेंट जो है, डीएनए कैसा हो जाएगा, डबल। न्यूक्लियोलस कैसी हो गई, एनलार्ज। सेल कैसी हो जाती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। प्रोटीन का भी क्या हो जाता है इसमें, सिंथेसिस हो जाता है बहुत ज्यादा। फिर अगर अपन इंटरफेस की बात करें तो रेडी टू डिवाइड। ये सारी बातें कहाँ हो जाएगी, आपके इंटरफेस वाली सिचुएशन में हो जाएगी। तो इंटरफेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल साइकिल का। तो आपको अगर इंटरफेस समझ में आता है तो ही आप आगे प्रोसीड कर पाते हो कि इंटरफेस में क्या हो जाता है, सेल अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेती है। तो एक तरह से ये कैसी हो गई है, फुल्ली एनलार्ज कंडीशन में है। और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए कंटेंट वाज n बट लेटर इट बिकम्स 2n, व्हाट हैपेंड हियर। तो यहाँ पर क्या था, एस फेज, या सीधा सा पूछ लेंगे कि इन अ सेल साइकिल देयर वाज n कंटेंट एंड आफ्टर द एस फेज व्हाट विल हैपन। तो वहां पे आपको 2n कर देना है, बिकॉज हमने क्लियरली पढ़ा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है कंटेंट। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कहाँ बनती है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो भी आपको लिखना है G1 में बनती है। आरएनएस कहाँ पे बनते हैं, आरएनएस कहाँ बनेंगे, आरएनए एंजाइम्स, आरएनए जो है वो कहाँ सिंथेसिस होंगे, तो भी आपको बताना है G1 फेज में। और न्यूक्लियोलस में हो जाएंगे अगर और ज्यादा डीप आपको पूछ लिया जाए। तो ये कुछ सारी बातें थी जो थी आपके इंटरफेस से रिलेटेड। अब इसके बाद जब अपन बात करते हैं तो वहां पर आती है एम फेज। तो एम फेज जो है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही और कल अपन चलते हैं इसको आगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप दूसरों से शेयर कीजिए। प्लीज दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप फॉरवर्ड कीजिए। आपके ध्यान में भी अगर कोई है, अगर आपका बायोलॉजी से कोई लिंक नहीं है तो अगर आप फिर भी इसको रिसीव कर रहे हैं तो आप प्लीज इसको आगे उन लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिनके बच्चे या तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जिनके जो किसी टीचर फैकल्टी से बिलोंग करते हैं। इससे कुछ हेल्प लॉकडाउन में बच्चों की हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर टुडे वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।